प्यारे बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र के इससे पूर्व के भागों में हम यह जान चुके हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। आज के इस भाग में हम ये जानेंगे कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, आय प्रवाह के अनुसार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं एवं आय का वास्तविक प्रवाह तथा आय का मौद्रिक प्रवाह क्या है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें आय कहाँ से प्राप्त होती है, और जब आय हमें प्राप्त होती है हम उस आय का या हम अपनी आय का क्या करते हैं, हमारी आय आखिर कहाँ चली जाती है। ठीक है, हमारे इन सभी सवालों का जवाब हमें कहाँ से प्राप्त होता है, आय के चक्रीय प्रवाह के अध्ययन से। तो आज हम आय के चक्रीय प्रवाह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आय का चक्रीय प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अर्थव्यवस्था में आय एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में जाती है तथा अन्य क्षेत्र से वापस उसी क्षेत्र में आ जाती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसे ही आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। तो यह स्पष्ट है कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, आय का एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में जाना और अन्य क्षेत्र से वापस उसी क्षेत्र में आ जाना। ठीक है, और यह प्रक्रिया का निरंतर चलते रहना। ठीक, तो इस प्रकार आय एक चक्रीय रूप में प्रवाहित होती रहती है, इसीलिए इसको आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसको विस्तार से जानने से पहले हम यह जानें कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें आय प्रवाहित होती है, वे क्षेत्र आखिर हैं कौन कौन से। तभी हम आय के चक्रीय प्रवाह को अच्छी तरीके से जान पाएंगे। आय प्रवाह के अनुसार अर्थव्यवस्था के जो मुख्य क्षेत्र हैं वे 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है पारिवारिक या घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। दूसरा है व्यावसायिक क्षेत्र या उत्पाद क्षेत्र, जिसे बिजनेस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा है सरकारी क्षेत्र या गवर्नमेंट सेक्टर। चौथा है विदेशी या बाह्य क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के ये 4 क्षेत्र हैं जिनसे आय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो अब इनके बारे में जान लें, तभी हम आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में और विस्तार से जानेंगे। पहला है पारिवारिक या घरेलू क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है तथा व्यावसायिक क्षेत्र हेतु साधनों की आपूर्ति करता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है पारिवारिक या घरेलू क्षेत्र है, ये इसका क्या काम होता है, सेवाओं का उपभोग करना। हम सभी पारिवारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और वस्तुओं का उपभोग करते हैं। साथ ही साथ हम एक साधन के रूप में व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा जो उत्पादन कार्य प्रक्रिया होती है उसमें साधन के रूप में सहयोग प्रदान करते हैं। यानी कि हम एक साधन, हम एक उपभोक्ता हैं और हम एक साधन भी हैं। ठीक है, तो पारिवारिक या घरेलू क्षेत्र क्या क्या काम करता है, उपभोक्ता। जो भी वस्तुओं का, जिन भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उन वस्तुओं का उपभोग कौन करता है, हम सारे व्यक्ति करते हैं, हम सारे उपभोक्ता करते हैं। ठीक है, और ये पूरा क्षेत्र क्या है, घरेलू क्षेत्र। ठीक है, क्या करते हैं, वस्तुओं का उपभोग करते हैं। ठीक है, वस्तुओं का उपभोग के साथ ही साथ एक दूसरा काम भी पारिवारिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है और वह होता है एक साधन के रूप में कार्य करना। ठीक है, तो व्यावसायिक क्षेत्र को साधन के रूप में आपूर्ति भी कौन सा क्षेत्र करता है, पारिवारिक या घरेलू क्षेत्र। हम लोग ही जाकर व्यावसायिक क्षेत्र में भूमिपति के रूप में, पूंजीपति के रूप में या श्रमिक के रूप में हम काम करते हैं। ठीक है, काम करने के बाद
जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनका हम उपभोग करते हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं व्यावसायिक क्षेत्र में जाकर, और हम ही वस्तुओं का उपभोग भी करते हैं। हम ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उन्हीं वस्तुओं का उपभोग कौन करता है? हम ही करते हैं, क्योंकि उपभोक्ता भी हम ही हैं, है ना। तो पारिवारिक क्षेत्र साधन भी उपलब्ध कराता है, यानी कि पारिवारिक क्षेत्र से साधन भी उपलब्ध होते हैं उत्पादन हेतु, और उस उत्पादन के उपभोग के लिए उपभोक्ता भी पारिवारिक क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? पारिवारिक या घरेलू क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पारिवारिक या घरेलू क्षेत्र ही है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं व्यावसायिक क्षेत्र या उत्पाद क्षेत्र क्या होता है। व्यावसायिक क्षेत्र क्या है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो साधनों के प्रयोग से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर पारिवारिक क्षेत्र हेतु उनकी आपूर्ति करता है तथा साधनों को आय का भुगतान करता है। ठीक है, तो व्यावसायिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हुआ? जो साधनों के प्रयोग से, जो कौन से साधन? जो पारिवारिक क्षेत्र से साधन प्राप्त हुए। ठीक है, साधन यानी कि श्रमिक, पूंजीपति, भूमिपति आदि ये पारिवारिक क्षेत्र से प्राप्त हुए, और इनके प्रयोग से क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। किसके लिए करता है? पारिवारिक क्षेत्र के लिए। ठीक है, और पारिवारिक क्षेत्र में उपभोक्ता के रूप में हम उसका, उन वस्तुओं का उपभोग करते हैं। ठीक, एक काम तो इसका यह है कि वस्तुओं की आपूर्ति करे या उत्पादन करे। ठीक है, दूसरा काम है आय का भुगतान करता है। ठीक है, पहला काम क्या है? उत्पादन। ठीक, जो व्यावसायिक क्षेत्र है, जैसे फैक्ट्रीज हैं जो हमारे यहाँ, जहाँ भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? व्यावसायिक क्षेत्र। व्यावसायिक क्षेत्र क्या करता है? उत्पादन करता है। उत्पादन किसके लिए करता है? उपभोक्ता के लिए। उपभोक्ता कौन है? जो पारिवारिक क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र के सदस्य हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री में दो काम होते हैं, एक तो वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए। दूसरा, उस फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं, या पूंजीपति या भूमिपति या अन्य साधन जिनकी सहायता से उत्पादन होता है, उनको भुगतान भी उस व्यावसायिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है। ठीक है, और वह आय लगान, ब्याज या मजदूरी के रूप में प्राप्त होती है। अगर भूमिपति है तो लगान, पूंजीपति है तो ब्याज, और श्रमिक है तो उसे मजदूरी के रूप में आय प्रदान कौन करता है? व्यावसायिक क्षेत्र। व्यावसायिक क्षेत्र यानी कि जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो व्यावसायिक क्षेत्र के दो प्रमुख काम हैं, उत्पादन कार्य और आय का भुगतान। उत्पादन उपभोक्ताओं के लिए और आय भुगतान किसके लिए? साधन के लिए। अर्थव्यवस्था के ये दोनों क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जैसे जैसे हमने विकास किया है, उसमें सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर का भी जो भूमिका है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। ठीक है, सरकारी क्षेत्र देखते हैं क्या है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो अन्य क्षेत्रों से कर प्राप्त करता है तथा उन्हें अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, तो जो सरकारी क्षेत्र है उसके अन्य भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब हम आय प्रवाह की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो सरकारी क्षेत्र है उसकी जो भूमिका है वो है कर प्राप्त करना। पहला काम क्या है सरकारी क्षेत्र का? कर प्राप्त करना। कर से आय प्राप्त होती है सरकारी क्षेत्रों को, और कर क्या? इन सभी जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों से सरकार को कर के रूप में आय प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा काम क्या है सरकारी क्षेत्र का? वह है अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता भी सरकार अन्य क्षेत्रों को, इन सभी क्षेत्रों को प्रदान करती है। तो आय के प्रवाह में सरकारी क्षेत्र की भूमिका भी बहुत अधिक है, और वर्तमान समय में सरकारी क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, चौथा देखते हैं विदेशी या बाह्य क्षेत्र।
अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां अन्य देशों से आयात तथा निर्यात होता है। आयात और निर्यात के बारे में आप पहले से जानते ही हैं। आयात क्या होता है? अन्य देशों से वस्तुओं को अपने देश में मंगाना, ठीक है। निर्यात क्या होता है? अन्य देशों को वस्तुएं भेजना या बेचना, ठीक। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां अन्य देशों से आयात तथा निर्यात होता है वो क्या कहलाता है? विदेशी या बाह्य क्षेत्र, ठीक है। क्या होता है इसमें? आयात होता है और निर्यात होता है, ठीक है। जब आयात करते हैं तो आय का क्या होता है? आय विदेशों को चली जाती है, क्योंकि हमें आयात का भुगतान करना होता है। तो आयात जब किया जाता है तो विदेशों को हमारी आय प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। और जब हम निर्यात करते हैं तो विदेशों से जो आय है वह हमारे पास आ जाती है। तो इस प्रकार आय प्रवाह के अनुसार अर्थव्यवस्था के ये 4 मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें आय प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। किस तरीके से इन क्षेत्रों में आय का प्रवाह होता है यह अब हम आगे आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत जानेंगे। अब हम वापस आय के चक्रीय प्रवाह पर आते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? पहले भी हमने इस पर बात की थी। अर्थव्यवस्था में आय एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में जाती है तथा अन्य क्षेत्र से वापस उसी क्षेत्र में आ जाती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसे ही आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं यह हमने पिछले भाग में जाना था। आज देखते हैं कि इन क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह किस तरीके से होता है। आय के चक्रीय प्रवाह के 2 रूप हैं, आय का वास्तविक प्रवाह और आय का मौद्रिक प्रवाह। आय के वास्तविक प्रवाह और आय के मौद्रिक प्रवाह में हम जानेंगे कि आय किस प्रकार प्रवाहित होती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, ठीक है। आय का वास्तविक प्रवाह यहाँ पर मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, वस्तुओं का प्रयोग होता है, ठीक है। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। और आय के मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम देखें आय का वास्तविक प्रवाह, ठीक है। आय का वास्तविक प्रवाह। वस्तु विनिमय प्रणाली में आय का जो प्रवाह वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में हो उसे आय का वास्तविक प्रवाह कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तुओं से जहाँ जिस प्रणाली में आदान प्रदान हो, यानी कि मुद्रा की भूमिका उसमें ना हो, वह प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। तो उस प्रणाली में आय भी मुद्रा के रूप में ना मिलकर किस रूप में मिलती है? वस्तुओं के रूप में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आय का जो प्रवाह वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में हो उसे आय का वास्तविक प्रवाह कहते हैं। अब देखते हैं कि आय के वास्तविक प्रवाह में आय का किस तरीके से प्रवाह होता है, ठीक है। यहाँ 2 क्षेत्रों का उदाहरण है, व्यावसायिक क्षेत्र और पारिवारिक क्षेत्र, ठीक है। व्यावसायिक क्षेत्र क्या होता है, पारिवारिक क्षेत्र क्या होता है, यह हम पिछले भाग में विस्तार से जान चुके हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण होता है विभिन्न फैक्ट्रियों या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से। पारिवारिक क्षेत्र क्या करता है? पारिवारिक क्षेत्र में उपभोक्ता होता है और साधन भी यहीं से उपलब्ध होते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि व्यावसायिक क्षेत्र में आखिर उत्पादन कैसे होता है। उत्पादन होता है साधनों के द्वारा, ठीक है। जो उत्पादन के साधन है और वो उत्पादन के साधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? पारिवारिक क्षेत्र से, ठीक है। पारिवारिक क्षेत्र पारिवारिक क्षेत्र जहाँ उपभोक्ता भी होते हैं और साधन भी होते हैं। जो उपभोक्ता हैं वो साधन भी होते हैं, ठीक। तो पारिवारिक क्षेत्र से क्या प्राप्त होता है? व्यावसायिक क्षेत्र को साधन, ठीक है। ये साधन किस रूप में हो सकते हैं? भूमि के रूप में हो सकते हैं, पूंजी के रूप में हो सकते हैं, श्रम के रूप में, साहस के रूप में, ठीक है। ये उत्पादन के साधन पारिवारिक क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र में जाते हैं, ठीक। ऐसे मान सकते हैं कि व्यावसायिक क्षेत्र में मज़दूरों की आवश्यकता है, तो वो मज़दूर कहाँ से मिलेंगे? कोई भी फैक्ट्री है तो उसमें मज़दूर कहाँ से आ जाएंगे? मज़दूर कहाँ से आएंगे? वो आएंगे पारिवारिक क्षेत्र से, क्योंकि पारिवारिक क्षेत्र जनसंख्या का क्षेत्र है, ठीक। तो वहीं से तो साधन प्राप्त होंगे, है ना। तो ये सारे साधन, चाहे भूमि है, चाहे पूंजी है, चाहे श्रम है या साहस है, ये सारे
साधन पारिवारिक क्षेत्र से किसे प्राप्त होते हैं? व्यावसायिक क्षेत्र में। इन साधनों के सहयोग से व्यावसायिक क्षेत्र में क्या होता है? वस्तुओं का निर्माण होता है। और उन वस्तुओं को कहाँ भेजा जाता है? वो भेजा जाता है पारिवारिक क्षेत्र में। ठीक है, तो व्यावसायिक क्षेत्र में साधनों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण हुआ और उन वस्तुओं को, जो भी उत्पादन हुआ, उन वस्तुओं या सेवाओं को कहाँ भेज दिया गया? पारिवारिक क्षेत्र में। जो पारिवारिक क्षेत्र है वह उपभोक्ता भी है और साधन की आपूर्तिकर्ता भी है। तो किस तरीके से चक्र ये चला? पारिवारिक क्षेत्र से साधन व्यावसायिक क्षेत्र में गए और व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादन कार्य किया और उत्पादन कार्य के बदले उन्हें क्या प्राप्त हुआ? उन साधनों को उन्हें प्राप्त हुआ वस्तुएं। ठीक है, वस्तुएं या सेवाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं आय का वास्तविक प्रवाह। आय के वास्तविक प्रवाह में आय किस रूप में मिलती है? वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में। यानी कि पारिवारिक क्षेत्र से यहाँ व्यावसायिक क्षेत्र में जाकर उत्पादन कार्य किया साधनों ने और साधनों को बदले में क्या मिला? वस्तुएं व सेवाएं आय के रूप में। तो इस तरीके से यह चक्र चलता रहता है। यह होता है आय का चक्रीय प्रवाह। और ये किस में है? यह है क्या? आय का वास्तविक प्रवाह। तो ये आय के चक्रीय प्रवाह का एक रूप है। दूसरा रूप देखते हैं आय के चक्रीय प्रवाह का। आय का मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, आय का मौद्रिक प्रवाह या मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम। इसमें क्या होता है? इसमें मौद्रिक विनिमय प्रणाली में आय का जो प्रवाह मुद्रा के रूप में हो उसे आय का मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। मौद्रिक विनिमय प्रणाली जो वर्तमान में प्रचलित है, यहाँ पर आय किस रूप में प्राप्त होती है? हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। अब ये देखते हैं किस तरीके से ये चक्राकार रूप में आय प्रवाहित होती है। दो क्षेत्रों का ही उदाहरण हम लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमने अभी पीछे जाना था आय का वास्तविक प्रवाह। ठीक है, ये आय के वास्तविक प्रवाह का रेखा चित्र है जो ये बता रहा है कि साधन पारिवारिक क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र में जाते हैं और व्यावसायिक क्षेत्र उन्हें आय के रूप में वस्तुएं व सेवाएं प्रदान करता है जो पारिवारिक क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मौद्रिक प्रवाह में क्या अंतर होता है। साधन पारिवारिक क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र में गए और व्यावसायिक क्षेत्र ने बदले में उन्हें दिया साधन का भुगतान। तो व्यावसायिक क्षेत्र ने क्या किया? साधनों को भुगतान किया मुद्रा के रूप में। ठीक है, यदि भूमि साधन के रूप में व्यावसायिक क्षेत्र में आई है तो उसे लगान प्राप्त हुआ, पूंजी आई है तो ब्याज, श्रम है तो मजदूरी और साहस है तो उसे लाभ के रूप में क्या प्राप्त हुई? मुद्रा। तो पारिवारिक क्षेत्र को जो आय प्राप्त हुई व्यावसायिक क्षेत्र से, उस आय का पारिवारिक क्षेत्र ने क्या किया? जो ये मुद्रा के रूप में आय प्राप्त हुई है उसका क्या किया? पारिवारिक क्षेत्र ने उस आय को उपभोग व्यय के रूप में वापस व्यावसायिक क्षेत्र को ही दे दिया। कैसे? व्यावसायिक क्षेत्र ने वस्तुओं का उत्पादन किया था, वो वस्तुएं पारिवारिक क्षेत्र को कब प्राप्त हुई? जब उसने मुद्रा के रूप में व्यावसायिक क्षेत्र को भुगतान किया। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं कि पारिवारिक क्षेत्र से एक साधन या एक मजदूर व्यावसायिक क्षेत्र या फैक्ट्री में किसी काम करने गया। ठीक है, वहाँ से उसे मुद्रा प्राप्त हुई। ठीक है, और उस मुद्रा का क्या किया उसने? उस मुद्रा का उपभोग व्यय कर दिया। किस चीज़ पर व्यय किया? वस्तुएं एवं सेवाओं पर। और ये वस्तुएं एवं सेवाएं कहाँ से आई थी? ये व्यावसायिक क्षेत्र से आई थी। तो वापस आय कहाँ चली गई? वापस व्यावसायिक क्षेत्र में चली गई। ठीक है, इस क्षेत्र से आय पारिवारिक क्षेत्र पर आई और पारिवारिक क्षेत्र से वापस व्यावसायिक क्षेत्र में चली गई। यानी कि साधन के रूप में उसे आय प्राप्त हुई और उपभोक्ता के रूप में आय चली गई। जिस क्षेत्र से पैसा कमाया उसी क्षेत्र में पैसा वापस चला गया। तो इस तरीके से आय का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। ठीक है, चाहे वह वस्तुओं या सेवाओं के रूप में ही हो, चाहे वह मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा के रूप में हो। ठीक है, तो इस तरीके से यह आय का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। यही बात हमने इसके अर्थ में जानी थी कि एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में आय का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखें, जो व्यावसायिक क्षेत्र है वह मजदूर या साधन को कहाँ से क्रय करता है? वो क्रय करता है साधन बाजार से, है ना। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मजदूर होते हैं, आपने देखा होगा वो कहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं?
अड्डा जो कहते हैं आप, या जहाँ पे लेबर वगैरह, जहाँ पे लेबर के रूप में श्रमिक मिलते हैं, वो वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ से कोई भी जो व्यावसायिक गतिविधि के लिए जिसको श्रमिक चाहिए वो वहाँ से ले लेता है। ठीक है, आज वर्तमान के समय में देखें तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक, जो व्यावसायिक क्षेत्र को या फैक्ट्रियों को लेबर श्रमिकों की आपूर्ति करते हैं, है ना। तो एक साधन बाजार स्थापित हो जाता है, ठीक, जहाँ साधनों का क्रय विक्रय हो। इसी तरीके से जो पारिवारिक क्षेत्र है वह वस्तुएं सीधे व्यावसायिक क्षेत्र से नहीं खरीदता। व्यक्ति फैक्ट्री से जाकर सामान डायरेक्ट नहीं खरीदता, वो कहाँ से खरीदता है? मार्केट से, ठीक है। और मार्केट में कहाँ से आता है सामान? व्यावसायिक क्षेत्र से। तो साधन बाजार में क्या होता है? साधनों का क्रय विक्रय होता है, ठीक है। जो साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, इनका क्रय विक्रय कहाँ होता है? साधन बाजार में, ठीक। और वस्तु बाजार में क्या होता है? वस्तु बाजार में क्रय विक्रय होता है वस्तुएं एवं सेवाओं का, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से यह जो चक्र है आय का वह निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना है। ये जो एरो हैं ये दर्शा रहे हैं कि जो वास्तविक प्रवाह है आय का वह किस तरीके से होता है। वास्तविक प्रवाह में मजदूरी वस्तुओं या सेवाओं के रूप में मिलती है, और मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है? साधनों को जो आय प्राप्त होती है वह किस रूप में प्राप्त होती है? मुद्रा के रूप में। जो मुद्रा व्यावसायिक क्षेत्र से पारिवारिक क्षेत्र में आय के रूप में आई, वह मुद्रा वापस उपभोग व्यय के रूप में व्यावसायिक क्षेत्र में चली गई, क्योंकि हमने जो कमाया वह वस्तुओं को खरीदने में हमने खर्च कर दिया, और यह क्रम निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो ये है आय का चक्रीय प्रवाह। तो इस भाग में हमने आज क्या जाना? आय का चक्रीय प्रवाह क्या है यह हम जान चुके हैं। आय प्रवाह के अनुसार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं यह भी हमने जाना। और क्या जाना? आय का वास्तविक प्रवाह तथा आय का मौद्रिक प्रवाह क्या है, ठीक है। अगले भाग में हम जानेंगे कि आय के चक्रीय प्रवाह का 2 क्षेत्रीय मॉडल क्या है, आय के चक्रीय प्रवाह का 3 क्षेत्रीय मॉडल क्या है, तथा आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल क्या है। यह हम अगले भाग में जानेंगे। आय के चक्रीय प्रवाह के जो मॉडल हैं उनको अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले आप अपनी समष्टि अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उस पुस्तक के पहले पार्ट में इन मॉडलों के बारे में जो जानकारी दी गई है उस जानकारी का अध्ययन करें तथा अच्छी तरीके से उसे समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।